गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, कल हमने परासरण, विसरण और परासरण दाब तथा परासरण दाब के संदर्भ में कुछ नियमों के बारे में डिस्कस किया था और हमने सिद्ध किया था कि परासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, आज कुछ न्यूमेरिकल्स और उससे आगे के टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एक क्वेश्चन है 5% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 10% के समपरासरी है तो A का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यौगिक A का मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, 5% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 10% के समपरासरी है तो A का मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम ये जानते हैं समपरासरी विलयन के परासरण दाब समान होते हैं। स्टूडेंट, इस विलयन का परासरण दाब यूरिया विलयन का पाई1 दूसरे का पाई2 हो, समान है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है? N1/V1RT बराबर N2/V2RT। ठीक है, समपरासरी विलयन के लिए V1 बराबर होता है V2, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन समान होती है तो V1 बराबर V2 होगा। तो ये हो जाएगा इसका भार, मोलों की संख्या भार बटे में। अब मोलों की संख्या हम जानते हैं, भार बटे अणुभार होता है N1 बराबर W1 बटे में अणुभार और N2 इसके मोलों की संख्या है तो W2 बटे में M2 भार बटे अणुभार। तो ये मान रखेंगे इसकी जगह, मोलों की संख्या की जगह। तो W1 बटे M1 V1 गुणा RT बराबर W2 बटे में M2 V2 गुणा में RT। V1 बराबर V2 है तो RT से RT कैंसिल, बचा क्या? W1 M1 और W2 बटे M2, क्योंकि V1 बराबर V2 है। स्टूडेंट, भार इसका आ गया 5 ग्राम और इसका अणुभार है यूरिया का 60 NH2। ये सूत्र होता है यूरिया का NH2CO NH2। तो कार्बन कितने हैं? 1 है तो 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 4 हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 दूनी 28। टोटल मिला के कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 32 और ये 28 यानी कि 60। ये यूरिया का अणुभार है तो 60 और ये A का अणुभार है, अन्य कार्बनिक यौगिक भार है उसका 10 ग्राम भार W2 और उसका अणुभार हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस कैलकुलेशन करो, 5 × M2 बराबर 10 गुणा में 60 गुणा में 10। तो M2 निकालना है हमें 60 गुणा में 10 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 60 दूनी 120। तो 120 हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक है उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान 120 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं हम स्टूडेंट। एक 114 ग्राम ऑक्टेन में क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। 114 ग्राम ऑक्टेन में 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी कार्बनिक यौगिक अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान है 40 ग्राम पर मोल की कितनी मात्रा मिलाई जाए? 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि विलयन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। दोबारा सुने स्टूडेंट, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय की जिसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार 40 ग्राम पर मोल है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि विलयन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ऑक्टेन का भार दे रखा है 114 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट,
हमने माना इसका वाष्पदाब है, ऑक्टेन यहाँ विलायक है, ऑक्टेन विलायक है, और का इसका वाष्पदाब जो है माना हमने, माना ऑक्टेन का वाष्पदाब P0 जो है शुद्ध विलायक है ऑक्टेन, इसका वाष्पदाब हम मान लेते हैं 100 है, और विलयन का वाष्पदाब जो है वो PS है, वो घटकर 80% रह गया, यानी कि 80 रह गया घटकर। ठीक है, हम वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन करें। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन से हम जानते हैं P0 माइनस PS बटे P0, ये सूत्र होता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन का। शुद्ध विलायक ऑक्टेन है, इसका वाष्पदाब है 100 mm Hg, विलयन का है 80 mm Hg, घटकर 80% रह गया बटे में 100, तो ये आ जाएगा 20 बटे 100, इसका मतलब आ जाएगा P0 माइनस PS बटे में P0, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 1/5। हम ये मान लेते हैं अवाष्पशील, माना अवाष्पशील विलय की x ग्राम मात्रा घुली है, x ग्राम मात्रा घुली है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब 100% है, तो विलयन का घट गया 80% रह गया, तो हम मानते हैं कि अवाष्पशील विलय की मात्रा x ग्राम है, जिसका अणुभार, विलय का अणुभार 40 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके मोल, विलय के मोल निकालेंगे, फिर विलायक के मोल निकालेंगे। अब विलय के मोल, अवाष्पशील विलय के मोल हम जानते हैं भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार, भार दे रखा है x ग्राम हमने माना है, अणुभार क्वेश्चन में दे रखा है 40। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार विलायक, विलायक यहाँ पर कौन है, ऑक्टेन है, ऑक्टेन का सूत्र है C8H18, ऑक्टेन, ये सूत्र है उसका C8H18, इसके मोल निकालेंगे, का मोल भार बटे में अणुभार, भार बटे अणुभार, भार दे रखा है इसका 114 क्वेश्चन में, अणुभार इससे ही निकाल लेंगे। कार्बन का 12 होता है, 12 96 और 18, 12 96 और 18, ये हो जाएगा 114, तो ये इसके मोल आ गए 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। ठीक है स्टूडेंट, P0 माइनस PS बटे P0, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, अर्थात स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। विलय के मोल हमने निकाल लिए, P0 माइनस PS बटे P0 का मान निकाल लिया 1/5, तो 1/5 बराबर विलय के मोल कितने हैं, ये विलय के मोल है x बटे 40, विलायक के मोल कितने हैं, 1 है, तो x बटे 40 बटे में नीचे भी विलायक के मोल हैं, x बटे 40 प्लस में विलायक का मोल निकाल लिया 1। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 1/5 बराबर x बटे 40, इसका कैलकुलेशन करेंगे, लघुत्तम ले लिया हमने 40 का भाग दिया, इसमें x आ गया, 1 का भाग दिया 40 में, 40 आ गए, ये 40 ऊपर जाएगा, 40x बटे में ये नीचे आ जाएगा 40 और x प्लस 40। ठीक है स्टूडेंट, आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई, 1/5 बराबर 40x बटे में 40 और x प्लस 40, 40 से 40 का तमी आ गया, x बटे में x प्लस 40, क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, 1/5 बराबर x बटे x प्लस 40, इसको इससे गुणा किया तो 5x, इसको इससे किया तो x प्लस 40, पक्षांतरण करो तो 5x माइनस में x बराबर 40, 5x में से 1x गया तो 4x बराबर 40 और x बराबर आ जाएगा 40 बटे में 4 बराबर 10 ग्राम। अर्थात किसी अवाष्पशील विलय की अगर हम 10 ग्राम मात्रा मिलाएं 114 ग्राम ऑक्टेन में, 10 ग्राम मात्रा, इसका अणुभार 40 दे रखा था क्वेश्चन में,
10 ग्राम मात्रा मिलाएं तो विलयन का वाष्पदाब घटकर मूल का 80% रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये राउल्ट के नियम से क्वेश्चन सॉल्व किया है। राउल्ट का नियम P0 माइनस PS बटे P0, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन उसकी मोल भिन्न के समान बराबर होता है स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। पहले विलय के मोल निकाल लेंगे भार में अणुभार का भाग देके, फिर विलायक के मोल निकाल लेंगे भार में अणुभार का भाग देके। यहाँ विलायक ऑक्टेन है, उसका भार 114 दे रखा है। इस सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हिमांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, हिमांक अवनमन से रिलेटेड है क्वेश्चन। NaCl का 0.37% विलयन, NaCl का 0.37% विलयन माइनस 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। वियोजन की मात्रा अभी हमने बताया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमने टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है आपको, तो इस वाले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य एबनॉर्मल, असामान्य आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होता है असामान्य? जब किसी विलय को आप विलायक में घोलते हो तो ना तो उसका वियोजन हो और ना ही उसका संगुणन हो। वियोजन का मतलब ना तो टूटे और ना ही उसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़े। तो उस स्थिति में जो उसका अणुभार होता है वो सामान्य कहलाता है। सामान्य अणुभार या वास्तविक अणुभार कहलाता है। वास्तविक अणुभार या सामान्य अणुभार कहलाता है। कब? विलय का ना तो उसमें वियोजन हो और ना ही संगुणन हो। उस स्थिति में विलय कणों की जो प्रेक्षित संख्या होती है, प्रेक्षित संख्या वो उसकी सैद्धांतिक संख्या के बराबर होती है। सैद्धांतिक बताएंगे हम क्या होता है। जो प्रेक्षित संख्या होती है वो सैद्धांतिक के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसका अणुभार सामान्य कहलाता है। कब? जब उस विलय का ना तो वियोजन हो और ना ही संगुणन हो विलायक में, उस कंडीशन में। लेकिन यदि विलय का वियोजन या संगुणन हो जाए तो उसका अणुभार जो है वो अब असामान्य हो जाएगा। कब असामान्य होगा? जब उसका वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए विलायक में। ठीक है, उस कंडीशन में उसका अणुभार असामान्य कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होता है, जैसे कि AlCl3 है, ये टूट गया, इसका वियोजन हो गया एल्युमिनियम +3 प्लस में 3Cl नेगेटिव। अब इसमें ये इसकी सैद्धांतिक संख्या थी वियोजन से पहले। सैद्धांतिक संख्या यानी कणों की संख्या 1 थी, ये सैद्धांतिक संख्या है इसकी। और प्रेक्षित संख्या कितनों में टूटा है? ये 1 आयन और 2 आयन, 1 आयन और 3, 4 आयनों में टूटा है स्टूडेंट। ये इसकी प्रेक्षित संख्या है। तो प्रेक्षित संख्या ज्यादा हो गई सैद्धांतिक संख्या से। ये टूटेगा ना, एल्युमिनियम +3 और 3Cl नेगेटिव, तो ये प्रेक्षित संख्या ज्यादा हो गई सैद्धांतिक संख्या से। अब प्रेक्षित अणुभार की बात करें तो प्रेक्षित अणुभार कम हो गया, क्योंकि टुकड़े हो गए तो अणुभार इनका कम हो जाएगा। और सैद्धांतिक अणुभार क्या है? ज्यादा है। प्रेक्षित अणुभार कम हो गया, वियोजन पर टूट जाता है ना अणु, तो प्रेक्षित अणुभार कम हो जाता है। प्रेक्षित अणुभार कम हो जाएगा, सैद्धांतिक की तुलना में प्रेक्षित अणुभार कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रेक्षित संख्या कणों की बढ़ गई, 4 हो गए, ये 1 ही है। ठीक है, हम बात करें अगर जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसके दोनों अगर संगुणन हो जाए, ये तो था वियोजन। हम संगुणन की बात करें, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से एसिटिक अम्ल के CH3C OH और CH3C OH कनेक्ट हो गए दो अणु। अब यहाँ पर प्रेक्षित कणों की संख्या यहाँ 2 थी, अब यहाँ 1 ही हो गया।
तो प्रेक्षित कणों की संख्या कम हो गई, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर सैद्धांतिक क्या थे, सैद्धांतिक कणों की संख्या ज्यादा थी, सैद्धांतिक कणों की संख्या ज्यादा है, प्रेक्षित कणों की संख्या कम हो गई। लेकिन अब प्रेक्षित अणुभार संगुणन होने पर प्रेक्षित अणुभार बढ़ गया, क्योंकि डबल दुगना हो गया ना, प्रेक्षित अणुभार बढ़ गया सैद्धांतिक अणुभार से, सैद्धांतिक अणुभार से प्रेक्षित अणुभार बढ़ गया। ठीक है, संगुणन होने पर प्रेक्षित अणुभार बढ़ जाता है, क्योंकि दुगने हो गए ना, अणुभार दुगना हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, सैद्धांतिक की तुलना में। और वियोजन होने पर प्रेक्षित अणुभार कम हो जाता है, वियोजन होने पर प्रेक्षित अणुभार कम हो जाएगा और संगुणन होने पर प्रेक्षित अणुभार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वियोजन होने पर प्रेक्षित कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी लेकिन अणुभार कम हो जाएगा। संगुणन होने पर उल्टा है, यानी कि संगुणन होने पर प्रेक्षित अणुभार बढ़ जाएगा लेकिन कणों की संख्या घट जाएगी। जैसे यहाँ 2 थे, यहाँ 1 हो गया मिलकर। ठीक है स्टूडेंट, इस स्थिति में जब विलय का विलायक में या तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए, उस स्थिति में जो अणुभार आता है उसे असामान्य या एबनॉर्मल अणुभार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं वांट ऑफ गुणांक की। अगला टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक क्या होता है? वांट ऑफ गुणांक स्टूडेंट अभी भी बताया, जब विलय का विलायक में या तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए तो उस स्थिति में प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान उसके सैद्धांतिक मान से भिन्न हो जाते हैं। अगर वियोजन या संगुणन हो जाए उस स्थिति में प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान अलग अलग हो जाएंगे, और अगर ना हो तो समान होंगे, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक के समान होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जब किसी विलय का विलायक में वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए तो उस स्थिति में अणुसंख्या गुणधर्मों के सही मान प्राप्त करने के लिए, करेक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए, सही मान प्राप्त करने के लिए एक गुणांक का उपयोग किया जाता है। एक गुणांक जिसे हम वांट ऑफ गुणांक कहते हैं और इसे आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन हो जाए तो अणुसंख्या गुणधर्मों का सही मान प्राप्त करने के लिए, करेक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक गुणांक का उपयोग किया जाता है जिसे हम वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैसे समझेंगे? वांट ऑफ गुणांक का मतलब होता है अणुसंख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्या गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान, इसके अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। दोबारा सुने स्टूडेंट, अणुसंख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान यानी प्रैक्टिकल होने के बाद, संगुणन या वियोजन होने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसे प्रेक्षित मान कहते हैं, और सैद्धांतिक संगुणन या वियोजन से पहले जो होता है उसे सैद्धांतिक मान कहते हैं। ठीक है, संगुणन या वियोजन से पहले सैद्धांतिक मान, संगुणन या वियोजन के बाद प्रेक्षित मान। तो अणुसंख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्या गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान, इसके अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे जब विलय विद्युत अनअपघटे हो, विद्युत अनअपघटे हो यानी टूटे ना तो वियोजन हो ना संगुणन, उस स्थिति में परासरण दाब का सैद्धांतिक मान पाई टी यानी थ्योरेटिकल वैल्यू, पाई परासरण दाब की थ्योरेटिकल वैल्यू ये होगी N/VRT। हम ये जानते हैं पाई V बराबर NRT हमने पढ़ रखा है, पाई V बराबर NRT हमने ये सिद्ध कर रखा है। ठीक है, लेकिन जब विलय, ये पाई टी थ्योरेटिकल वैल्यू यानी सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान परासरण दाब का, लेकिन जब विलय विद्युत अपघटे हो यानी टूट जाए, विद्युत अपघटे टूट जाए, अनअपघटे नहीं टूटे, तो प्रेक्षित परासरण दाब ऑब्जर्व वैल्यू, परासरण दाब की ऑब्जर्व वैल्यू पाई ओ, इसको आई से गुणा कर देंगे क्योंकि सही मान प्राप्त करना है, तो एक गुणांक से गुणा कर दिया
एन बटे वी आर टी, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो यह आ जाएगा पाई ओ बटे में पाई टी आई गुणा में एन बटे वी आर टी बटे में एन बटे वी आर टी, कैंसिल, ये बचा आई, यानी अणुसंख्य गुणधर्म का परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सैद्धांतिक मान, इसके अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट? वांट ऑफ गुणांक। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि परासरण दाब परस्पर समानुपाती होते हैं, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म परस्पर समानुपाती होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म तो बहुत सारे हैं, परासरण दाब है, क्वथनांक उन्नयन है, वाष्पदाब नमन है, हिमांक अवनमन है, ये हमने पढ़ाए हैं। तो ये बहुत सारे ये आपस में समानुपाती होंगे, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म परस्पर समानुपाती होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म परस्पर ही समानुपाती होते हैं। तो वांट ऑफ गुणांक आई परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे में परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। अणुसंख्य गुणधर्म आपस में ही समानुपाती होते हैं। और कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म है? परासरण दाब का वाष्पदाब का अवनमन का प्रेक्षित मान बटे में वाष्पदाब नमन का सैद्धांतिक मान। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी का प्रेक्षित मान बटे डेल्टा टीबी का सैद्धांतिक मान। क्वथनांक उन्नयन यही तो है अणुसंख्य गुणधर्म, वाष्पदाब नमन। ठीक है, ये आपस में ही समानुपाती हैं। और कौन कौन से हमने पढ़े थे अणुसंख्य गुणधर्म? हिमांक अवनमन का प्रेक्षित मान और हिमांक अवनमन का सैद्धांतिक मान, ये बराबर होंगे और ये सारे वांट ऑफ गुणांक के बराबर होंगे, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म ये सारे इनके प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक। क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक। और ये कब उपयोग में लिया जाता है? जब विलय का विलायक में या तो संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए। ठीक है, उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट या हम लिख सकते हैं अणुसंख्य गुणधर्मों का प्रेक्षित, क्योंकि प्रेक्षित ऊपर है, प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्य गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है? वांट ऑफ गुणांक। अब क्योंकि हम जानते हैं जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो अणुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि अणुसंख्य गुणधर्म, इसको हम प्रेक्षित को क्या कर सकते हैं? प्रेक्षित को हम असामान्य कहते हैं और सैद्धांतिक को सामान्य। तो I बराबर अणुसंख्य गुणधर्मों का प्रेक्षित को कहते हैं असामान्य, असामान्य मान बटे और सैद्धांतिक को कहते हैं सामान्य। अणुसंख्य गुणधर्मों का सामान्य, सामान्य मान, असामान्य बटे सामान्य मान। क्योंकि स्टूडेंट चूंकि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं, जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म ये अणुभार का अपोजिट होते हैं। अणुभार या मोलर द्रव्यमान का उल्टा होते हैं। मोलर द्रव्यमान का हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो हमने पढ़ा था, जैसे डेल्टा टीएफ पढ़ा था या डेल्टा टीवी पढ़ा था 1000 के बी 0 बटे में m0 कैपिटल W। तो m0 क्या अणुभार है विलय का, और ये इसके अपोजिट है। ऐसे डेल्टा टीएफ बराबर 1000 हिमांक अवनमन क्वथनांक उन्नयन KF W0 बटे में m0 कैपिटल W। तो ये अणुभार, अणुसंख्य गुणधर्म का क्या हो गया? अपोजिट, व्युत्क्रमानुपाती। तो I बराबर क्या होगा? तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर तो प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक होता है या असामान्य बटे सामान्य। लेकिन अणुभार के केस में, अणुभार के केस में सामान्य ऊपर आ जाएगा और असामान्य नीचे, या सैद्धांतिक अणुभार ऊपर आ जाएगा और प्रेक्षित नीचे। क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म अणुभार का उल्टा होते हैं,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन टॉप गुणांक कि विलय का सैद्धांतिक अणुभार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, सैद्धांतिक अणुभार बटे विलय का प्रेक्षित अणुभार। विलय का प्रेक्षित अणुभार यानी सैद्धांतिक अब ऊपर चला जाएगा अणुभार के केस में, और प्रेक्षित नीचे आ जाएगा। सैद्धांतिक का मतलब सामान्य अणुभार या सामान्य अणुभार ऊपर और असामान्य अणुभार नीचे, असामान्य अणुभार नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है। अब स्टूडेंट वियोजन होने पर क्या होता है, वन टॉप गुणांक का जो वैल्यू होती है वियोजन होने पर तो क्या होता है और संगुणन होने पर क्या होता है। जैसे स्टूडेंट पूर्ण वियोजन हो जाए तो वन टॉप गुणांक का क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वन टॉप गुणांक पर। पूर्ण वियोजन होने पर जैसे कैल्शियम क्लोराइड टूटा, कैल्शियम +2 प्लस में 2Cl माइनस, तो सैद्धांतिक मान कितना है 1 है, प्रेक्षित कितना है 1 और 2 3, प्रेक्षित मान अणुसंख्यक गुणधर्म का। I बराबर क्या होता है वन टॉप गुणांक प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, तो I का मान क्या हो गया, I का मान 3 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, यानी 3 प्राप्त हो रहा है। वियोजन होने पर प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण संगुणन होने पर जैसे एसिटिक अम्ल के दो अणु हैं CH3COOH, ये आपस में कनेक्ट हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड से CH3COOH और CH3COOH, हाइड्रोजन बॉन्ड से दो अणु कनेक्ट हो गए। अब ये दो थे, ये अब एक रह गया, तो वन टॉप गुणांक प्रेक्षित मान कितना है 1, प्रेक्षित कणों की संख्या 1 ही तो हो गया ये, और सैद्धांतिक कितने हैं, संगुणन से पहले या वियोजन से पहले जो है वो सैद्धांतिक है, वियोजन या संगुणन के बाद जो है वो प्रेक्षित है। तो 2, अब ये वन टॉप गुणांक का मान आधा हो गया, नहीं I का मान 1 से भी कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं वन टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध। वन टॉप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध क्या होता है। वन टॉप गुणांक I और वियोजन की मात्रा को अल्फा कहते हैं। वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं। वन टॉप गुणांक I और अल्फा में क्या संबंध है, तो हमें वो सूत्र व्युत्पन्न करना है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले वियोजन की मात्रा क्या होती है, किसी पदार्थ का वह अंश, जैसे 100 ग्राम है तो किसी पदार्थ का वह अंश जो वियोजित होता है, किसी पदार्थ की कुल मात्रा में से वह अंश जो वियोजित हो या टूटे। जैसे 100 ग्राम में से 10 ग्राम टूट गया, 90 ग्राम नहीं टूटा, तो 10 ग्राम क्या है 10% वियोजन की मात्रा है। किसी पदार्थ के कुल मात्रा में से वह अंश जो टूटे आयनों में, उसे कहते हैं वियोजन की मात्रा। इसको समझेंगे हम, जैसे A है, A है और ये NB में टूटता है। वियोजन से पहले 1 था, वियोजन हुआ ही नहीं तो 0, और वियोजन के बाद मान लो अल्फा अंश वियोजित हो गया, अल्फा यानी कि 100 ग्राम में से या 1 ग्राम में से 0.2 ग्राम वियोजित हो गया, तो क्या हुआ ये एन अल्फा। मोलों की संख्या में को अल्फा से गुणा कर देना, अल्फा या वियोजन की मात्रा है। तो विलय कणों का सैद्धांतिक मान क्या होता है, वियोजन से पहले कितना है ये 1, ये सैद्धांतिक मान है। ऐसी विलय कणों का प्रेक्षित मान, विलय कणों का प्रेक्षित
मान बराबर ये वियोजन के बाद कितना है, कुल प्रेक्षित मान 1 माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा विलय कणों का कुल प्रेक्षित मान, कुल सैद्धांतिक मान 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 बराबर 1, कुल सैद्धांतिक मान यानी वियोजन से पहले का मान, और कुल प्रेक्षित मान यानी वियोजन के बाद का मान कितना है, 1 माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा, टोटल कर दिया हमने। हम जानते हैं वांट ऑफ गुणांक, चूंकि वांट ऑफ गुणांक आई होता है विलय कणों का प्रेक्षित मान बटे विलय कणों का सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान कितना है, 1 माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा, सैद्धांतिक कितना है 1, तो आई बराबर 1 नीचे का कोई मतलब नहीं है, तो 1 माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा, इस 1 को पक्षांतरण करेंगे, इस 1 को यहाँ ले आओ, तो आई माइनस 1 बराबर माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा, या माइनस एल्फा को यहाँ ले जाओ तो यह आ जाएगा आई माइनस 1 बराबर एन एल्फा माइनस में एल्फा, ये एल्फा कॉमन ले लेंगे दोनों में से, एल्फा बराबर एन माइनस 1, और ये आ गया आई माइनस 1, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 बराबर एल्फा एन माइनस 1, एल्फा वियोजन की मात्रा आई माइनस 1 बटे में एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा एल्फा के बीच में संबंध है, एल्फा बराबर आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1, ये सूत्र निकल कर आया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। आगे इससे संबंधित वांट ऑफ गुणांक और संगणन की मात्रा के मध्य संबंध और कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।